आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। उत्तर प्रदेश की सियासी शतरंज में राम मंदिर के पैरोकारों ने मुद्दे को फिर क्या उछाला। सियासी मोहरे ताबड़तोड़ दौड़ने लगे। 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के महायज्ञ के लिए अभी से बयानों की आहूतियां दी जाने लगी हैं, जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी है। इस जुबानी जंग में कूदे वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया भी। उन्होंने क्या ऐसा कहा जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इसके बाद आज का मुद्दा कार्यक्रम में इस पर होगी बड़ी बहस। यूपी में राम मंदिर मुद्दे का ज्वार एक बार फिर सियासी समुद्र में हलचल पैदा कर रहा है। सियासी दल वादों के पुराने संदूक से इस संकल्प को नया रंग रोगन देकर पेश करने लगे। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की जबरदस्त पैरोकार रही बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर का राग आलापा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीएचपी के 20 देशों के प्रतिनिधि जमा है। इस सम्मेलन में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। वहाँ बोलते हुए प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर मामले में दखल देने की अपील की है। मेरा विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो अपने विचारों के पक्के हैं, वह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है उनके रास्ते पर चलकर संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं नरेंद्र भाई को विश्वास देना चाहता हूं, जिस दिन संसद यह कानून बनाएगा, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया झंडा लेकर आपके विजय के लिए भारत में गांव-गांव में निकलेगा। वहीं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या आम सहमति के बाद ही मंदिर निर्माण करवाया जा सकता है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। भव्य मंदिर निर्माण ये सब चाहते हैं और निश्चित बनेगा भी, लेकिन क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो या तो उसका निर्णय आवे या फिर आपसी सहमति बने, जिसकी संभावना कम है। दरअसल इस चिंगारी को कुछ दिन पहले अयोध्या में शिला के आने और उसके पूजन से भड़काया गया। 8 साल बाद राम मंदिर न्यास ने मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाने शुरू कर दिए और उनकी घिसाई चालू कर दी। उनका दावा है कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार होने से जल्द मंदिर निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर भड़के एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरों को जब्त करने की मांग की थी। मुलायम सिंह, तुम्हारी हुकूमत का काम यह था कि तुम उन पत्थरों को सीज करते, मुकदमा आयद करते, मगर नहीं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। असदुद्दीन पर आरएसएस ने पलटवार करते हुए चौंकाने वाला बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि आजम खान हो या ओवैसी, देश में सबके पूर्वज राम हैं। कि आजम खान है कि ओवैसी है और सलमान खुर्शीद है या दिग्विजय है या फिर लालू है कि मुलायम है, मायावती है, सब के पूर्वजों के और वर्तमान में इष्ट राम है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी कहा कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आने पर कानून बनाकर मंदिर निर्माण करवाया जाएगा। बीजेपी के इस रुख पर विरोधी दलों ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इनका कुछ नहीं मालूम, पता लगा कि आजकल इनका मुद्दा चेंज हो जाए, एजेंडा चेंज हो जाए और राम मंदिर ये लाहौर में बनाना शुरू कर। सवाल ये है कि क्या सभी सियासी दल 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। वक्त की धूल ने बेशक यादों को धुंधला कर दिया था, लेकिन नेताओं के बयान इसे ताजा करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल इस मुद्दे के उछलने के साथ ही तमाम सवाल भी सामने आने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों ये मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या अदालत में विचाराधीन मुद्दे को लगातार हवा देना उचित है?
दूसरा सवाल, क्या 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? तीसरा सवाल, जब 8 साल से पत्थर घिसाई का काम नहीं हुआ, अब क्यों शुरू हो गया? चौथा अहम सवाल यह है कि क्या राम मंदिर मुद्दे को हवा देकर ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है? और पांचवा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बन पाएगा? इस मुद्दे, अगर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है तो इसका कोई फायदा हो पाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज से नहीं है, सालों से इस देश में बड़ा मुद्दा रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ जिम्मेदार और बड़े चेहरे चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय साहब मौजूद हैं, संघ के जाने माने विचारक अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल तो यही, आखिर ये मुद्दा गर्मा क्यों रहा है? प्रवीण जी, मुझे नहीं पता ये मुद्दा क्यों गरमा रहा है और कौन गरमा रहा है इसको। आपने अभी जो बयान दिखाए प्रवीण तोगड़िया जी का, मैं एक एक करके कहता हूँ। प्रवीण तोगड़िया जी का आपने बयान दिखाया, उन्होंने क्या कहा कि विधायक जो है वो संसद में आए और पास हो और उसके बाद मैं झंडा लेके जाऊंगा। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं संसद में एक कानून लाइए, पास करवाइए और फिर करूंगा। इसमें क्या, इसमें गरमाने वाला क्या विषय हो गया? मतलब इस पूरी बातचीत में एक बड़ी विकृत मानसिकता का परिचय कहीं हो रहा है। मैं पहले ये बार बार, क्योंकि इसका राजनीतिकरण करने की बहुत कोशिश होती है और हम पे उंगली उठाने की कोशिश होती है कि शायद हम इसका राजनीतिकरण ध्रुवीकरण की दृष्टि से कर रहे हैं कि यूपी का चुनाव 2017 को आ रहा है। थोड़ा इतिहास साक्षी है और थोड़ी अक्लमंदी भाजपा भी रखती है कि 1993 के बाबरी ढांचे के टूटने के बाद जब यूपी में चुनाव हुआ था तो भाजपा जीती नहीं थी। ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा को कोई फायदा नहीं देती है। तो कृपा करके जिस चीज को हम सब जानते हैं उसका तो हम पे इल्जाम ना लगाइए ना। हमें कैसे फायदा होने वाला होगा इसमें? अच्छा, बात अब दूसरी आती है, इस विषय को ला कौन रहा है? इस विषय को वो लोग ला रहे हैं जो कि अल्पसंख्यकों की वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो उसका खौफ दिखा के, हिंदुओं का खौफ दिखा के मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे और हमें वोट दे देंगे। ये जो प्रवृत्ति, ये जो मानसिकता है, इसके साथ चलते चलते ये काम हो। ये आप अपनी जगह आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जो तस्वीरें जब आप कह रहे हैं तो एक शिला पूजन हुआ, चलिए वो भी, उस पे भी, क्योंकि हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि शिला पूजन में क्या दिक्कत है। फिर प्रवीण तोगड़िया है, प्रवीण तोगड़िया ने अगर ये कह दिया है तो इसमें क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत किसी चीज में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुद्दा कैसे गरमाता जा रहा है इसको जरा बारीकी से समझना होगा। इस पर दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन आपकी बातों को अभी राजीव राय साहब ने भी सुना, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने भी सुना, इन दोनों की राय भी लेते हैं। राय साहब, सबसे पहले आप बताएं, बीजेपी का बार बार कहना है हमारी तरफ से कोई नहीं कह रहा है, हमने क्या कहा है, और इस मुद्दे को गरमाने का आरोप उल्टा आप पर लगा दिया जाता है। यह भी कह दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालना आपका काम है, आप क्यों होने देते हैं शिला पूजन? अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान सुधांशु मित्तल साहब का मैं सुन रहा था। हम लोग को विकृत मानसिकता की बात कर रहे थे। आप विकृत मानसिकता के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, जो आपके सहयोगी संगठन है, आपके हाथ में भारत की सरकार है, आप देश के प्रधानमंत्री है, केंद्र की सरकार है। आप उन तत्वों से कहिए कि कीप योर माउथ शट, वी आर रनिंग द गवर्नमेंट, हम हिंदुस्तान में सरकार चला रहे हैं और जब तक हम हिंदुस्तान में सरकार चला रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि अदालत के फैसले से पहले इस तरह की कोई बात उठाए और बात करे। और इस तरह से अगर आप बात उठाते हैं प्रवीण तोगड़िया, तो आपसे भारतीय जनता पार्टी और नेताओं का कोई संबंध नहीं है। एक तरफ जब चुनाव आता है, 8 साल पहले लोकसभा से पहले कोसी परिक्रमा करने लगेंगे, राम मंदिर याद आ जाएगा। इनका पुराना पूरा देश जान चुका है, प्रवीण तोगड़िया को भी ये पता है कि वहां राम मंदिर जब तक हिंदुस्तान अच्छा, हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, बस राय साहब आपकी बात पूरी हो उससे पहले जरा एक सवाल, सुधांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, प्रवीण तोगड़िया के बयान का आप समर्थन करते हैं, उसको सही मानते हैं, या आप इसको मानते हैं कि उनकी कोई निजी राय है जैसा ज्यादातर कहा जाता है पार्टी की तरफ से, या पार्टी इससे सहमति दिखाती है इस बयान से? पार्टी का तो बड़ा स्पष्ट मत है राम जन्मभूमि के बारे में। पार्टी का मत यह है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है
उसका सम्मान है। नहीं, कानूनी प्रक्रिया में विधेयक तो लाना भी विधेयक तो जो- शामिल है। सुनिए, कानूनी प्रक्रिया में इस ये मामले के लिए डबल कोर्ट फेस और जाना, डबल कोर्ट में फेस और डबल गेम नहीं ठीक है, चलेगा। ठीक है राय साहब, एक मिनट, आप ही की बात पूछ रहा हूं। कोर्ट में जाना इस मामले में थोड़ी जल्दी दिखाए ये कहना, या फिर संसद में कानून लाने के प्रयास करना, क्या आप जो ये कानूनी प्रक्रिया इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का हर एक कोई समर्थन करता है। प्रश्न यह है कि संसद को कानून अगर पास करना है तो दोनों जो सदन है उन दोनों की आम सहमति के बिना हो नहीं सकता। राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है नहीं, तो जब तक सब जनों की सहमति नहीं होगी कानून पास नहीं हो सकता। तो आम सहमति अगर होगी तो जरूर विधेयक आएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। बाकी बात रही अगर कानून नहीं पास हो सकता तो क्या है, उच्चतम न्यायालय के सामने ये विषय है, जो उनका फैसला होगा वो मान्य होगा, इसमें तो कोई दो नहीं है। और एक बार नहीं 10 बार इस बात का स्पष्टीकरण चाहे नरेंद्र भाई हो चाहे सबको कर चुके हैं कि संविधान की प्रावधानों के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। संविधान क्या है, तोगड़िया जी ने जो कहा वो ठीक कहा। मैं कह दूं प्रवीण तोगड़िया जी ने क्या कहा सुन तो लीजिए ना। मैं उससे उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र भाई सुनिए ना भाई, मेरे को बोल प्रवीण जी, उन्होंने कहा मैं नरेंद्र भाई से कहूंगा कि जो है संसद में कानून ले आए और कानून जब पास हो जाएगा तो मैं झंडा लेके जाऊंगा। वो कह रहे कानून पास हो जाएगा तो झंडा लेके जाऊंगा बनाने के लिए, क्या गलत कह रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं सहमति और असहमति किस विषय पे रखूं ये तो मुझे स्पष्ट कर दीजिए। मैं और आपको स्पष्ट सुनवाऊंगा वो बयान। अपने वादे के पक्के हैं नरेंद्र मोदी, वादा किया मंदिर बनाएंगे, अब संसद में उनको कानून बनाने की पहल करना चाहिए। आपसे मेरा एक सवाल है सुधांशु जी, एक छोटा सा सवाल है। आप इस बात को कहिए पहले स्पष्ट रूप से कि जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाएगी राज्यसभा में तो हम इस विधेयक को लाएंगे। और दूसरी बात, आप लोकसभा में तो पास करिए, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लोकसभा में विधेयक पेश करें। आपने बहुत सारे विधेयकों को पास करवा लिया, तो आप लोकसभा में विधेयक पेश करिए। देश को बेवकूफ बनाने का काम बंद करिए। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब भी चुनाव आएगा तो ये अच्छा सवाल है। एक मिनट राजीव जी, हाँ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। राजीव जी थोड़ी सभ्यता से अगर इस चर्चा को रखेंगे तो वाकई बड़ी अच्छी सी चर्चा हो जाएगी। जहां तक प्रश्न ये आया, जब मैं जानता हूं आप हमारी विकृत सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट में माफी चाहूंगा। आप विकृत मानसिकता का शब्द उपयोग कर लीजिए। आप बड़ी सभ्यता की बात कर रहे हैं। आप सभ्यता नहीं, विकृत मानसिकता का मतलब जानते हैं। मैंने मानसिकता को विकृत कहा है। राजीव जी आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया है, मुझे लगता है ये बातचीत भटक जाएगी। सुधांशु जी अगर उस सीधे जो आपने सवाल किया वो इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय ये जो आप लोगों की बहस शुरू हुई नहीं। जी एक तो जो उनका सवाल पूछा है उनका जवाब सुधांशु जी। जब स्पष्टता से सामने है कि हमारे पास संसद में बहुमत नहीं है, लोकसभा में तो लाइए, उनका सवाल ये लोकसभा में तो ले आइए। भाई मैं बोल रहा हूं, मैं नाटक करना है क्या? आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग नाटक करें, जानते हुए कि जब ये विधेयक पारित हो नहीं सकता? मतलब जितने विधेयक आप लोकसभा में लेकर आ रहे हैं वो नाटक है। मैं बोल दूं, आप सुनेंगे, जितने भी लोकसभा में विधेयक आए हैं वो बातचीत करके आए हैं, वो सारे पास होने वाले हैं। सुधांशु जी, अखिलेश जी आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जवाब मुझे देखिए। अखिलेश जी सही कह रहे हैं सुधांशु जी एकदम सही कह रहे हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल लोकसभा में लाए थे, नाटक ही तो कर रहे थे, लाना थोड़ा नहीं था, नाटक कर रहे थे। ये बता रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं बहुमत है तो लोकसभा में हम क्यों लाएं। जो बिल नहीं पास हुए और बिना राय शुमारी के ले आए, तो इसका मतलब तो सुधांशु जी के कहे के हिसाब से यही हुआ कि वो भी नाटक ही था। खैर हम उस पर जाना नहीं चाहते। देखिए कोई मुद्दा आज के तारीख में, आज तोगड़िया जी का बयान आया, कौन जान रहा था? आप का चैनल दिखाने लगा। अब तोगड़िया के बयान के अलावा जितने लोगों के बयान आपने दिखाया है वो पिछले एक हफ्ते से वही बयान आप रिपीट कर रहे हैं। लाख कोई बीजेपी या कोई और प्रयास कर ले इस काठ की हाड़ी को बार बार चढ़ाने का, वो नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी बेवकूफ मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं चलेगा, लेकिन ये मुद्दा उठा के किसी को वोट बैंक चाहिए। सुधांशु जी आपकी बात भी सुनते हैं, लेकिन हमारे साथ एक सेकंड एक लाइन और कह दूं। हाँ, एक लाइन और कह दूं। देखिए ये किसी को वोट बैंक की राम के लिए याद आते हैं, किसी को नोट बैंक। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दोनों लोग लगे हुए हैं, कुछ वोट भी तोड़ने के चक्कर में, कुछ नोट भी तोड़ना। इस बार वोट मिलेगा, नोट मिलेगा, जनता समझ चुकी है। ठीक है, अवनिजेश अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं।
प्रवीण, मुझे ये लगता है कि ये पूरा जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये एक राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश क्यों की जाती है? इसको एक सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए। पर बिल तो राजनीतिक नहीं, प्रवीण जी मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र क्यों है? पूरे भारतवर्ष के लिए अगर राम मंदिर बनाना एक राष्ट्रीय आकांक्षा हो सकती है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी जुवेनाइल एक्ट बना, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जुवेनाइल हम कानून पास नहीं कर सकते, उसको सजा नहीं दे सकते। सभी दल एक साथ हुए और जुवेनाइल एक्ट पास हुआ। क्या राम मंदिर के संदर्भ में किसी राजनीतिक दल को नहीं, किसी धर्म से जोड़ करके नहीं, हिंदू मुसलमान और ईसाइयों के बीच में बांट करके नहीं, एक राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में राम मंदिर इस देश में क्यों नहीं बन सकता? इस पर बहस होनी चाहिए। कि आप छोड़िए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात, क्या हम सब लोग ये मानते हैं कि इस देश में भगवान राम, ये भारत भूमि जो है राम और कृष्ण की भूमि है, राम और कृष्ण, मुझे लग रहा है आपका सवाल सीधे सीधे अखिलेश जी और राजीव जी समझ गए। आप जुवेनाइल एक्ट पर एक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आप क्यों बुलाते हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? एक सेकंड खामोश रहिए आप। अखिलेश जी, आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है इस समाज में जिससे हम आपसे बात करें? अखिलेश जी, आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है इस सोसाइटी में? आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है कि हम आपसे बहस करें? हम नहीं बात करते। आपका है क्या? अखिलेश जी, एक मिनट खामोश रहे आप। अखिलेश जी, मैं एक सेकंड सुन लीजिए। रुकिए मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, ज्ञान अपने शाखाओं में बगाड़िएगा। एक रुकिए, आप राम के भी नहीं है, आप राम के भी नहीं है, आप देश के भी नहीं है, आप सुविधा के हैं। एक मिनट, एक आपका राष्ट्र कश्मीर में देखा हमने, आपका राष्ट्र कश्मीर में देखा हमने, आपका राष्ट्रभक्ति कश्मीर में हमने देखा है। हमारी सहायता कीजिए अखिलेश जी। सुन लीजिए आप जबरदस्ती कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो बीजेपी आपका अकाउंटेबल हुआ करे। ये देश आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको किस बात की बात की जाए? नहीं, देखिए अकाउंटेबिलिटी का जहां तक सवाल है, अगर हम एक मिनट अखिलेश जी, अगर अकाउंटेबिलिटी का सवाल है तो हम प्रवीण तोगड़िया के बयान पर बात कर रहे हैं। हम प्रवीण तोगड़िया के बयान पर बात कर रहे हैं, हमने कोट किया है। फिर ऐसे में ये कहना कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये बात ठीक नहीं लगती। आप अपनी बात बोलिए। मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब दीजिए, जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा दो। आप सहायता मांगते हैं अखिलेश जी। आप जिसको कोई समाज से लेना देना नहीं, आपकी पार्टी का क्या बात करें? आपकी पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी बयान देता है और आप कहते हैं उसका व्यक्तिगत बयान है। अग्निजय जी एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट बातचीत। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब बात होती है इस तरह के बयान आने की, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब दीजिए। होने दिए पहले, नहीं मुझे पहले मेरी बात हो जाने दें। आपने प्रश्न किया है मुझसे, आपने मुझसे एक प्रश्न किया है, मैं तो जवाब दे दूं। संघ का कोई आवश्यकता नहीं है। यह है क्या संघ? आपने है क्या? आपने एक प्रश्न उठाया है, ये सुन तो लीजिए। एक सरकार को मुट्ठी में रखते हैं तो सरकार के पास जाए, हम लोग के बीच में ना है। ये इनको पूछता कौन है? देखिए पैनल पर आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। नहीं, जवाबदेही क्या? अखिलेश जी, हमसे ज्यादा नाम हमारा आप लेते हैं। पॉलिटिक्स में हमें प्रोसेस में अखिलेश जी, हमसे ज्यादा नाम आप लेते हैं। जब देश में बीजेपी पे वार करना होता है तब आप कहते हैं कि संविधान में वोटा है। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, सोनिया गांधी कहते हैं, आरएसएस। अखिलेश जी, हमसे ज्यादा नाम आप लेते हैं हमारा। सिर्फ सत्ता जिसको मुझे लगता है हमसे ज्यादा नाम आप मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट सवाल राजीव राय साहब ने उठाया था। राजीव राय साहब ने एक मुद्दा उठाया था, उस पर दोबारा लौटना होगा। अग्निजय जी, क्या आपको लगता है कि अब संसद में सभी दलों को, आपने जैसा आपने भी प्रश्न उठाया, लेकिन बीजेपी को क्या इसके लिए पहल नहीं करनी चाहिए? जब बाकी विधेयकों के लिए वो पहल कर रही है तो राम मंदिर पर और ज्यादा जोर लगाकर आना चाहिए, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। बीजेपी का मुद्दा रहा ये। बीजेपी क्या प्रयास नहीं कर रही है? उनके घोषणा पत्र आप मानेंगे कि बीजेपी ऐसे प्रयास नहीं कर रही जैसे करना चाहिए? बीजेपी का मुद्दा रहा है, बीजेपी जब नहीं करती है, बीजेपी जब नहीं करती है तो नेता प्रवक्ता वो बताएंगे। रुक तो जाइए अखिलेश जी, सुन लीजिए। मैं तो संघ की सोच, संघ की हैसियत आइडेंटिफाई करिए। ये इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, इनकी क्या जवाबदेही है समाज में? अखिलेश जी, मणिशंकर अय्यर का जवाब क्या आपके पास? बीजेपी में है। मणिशंकर अय्यर का जवाब आपके पास है क्या?
जय बीजेपी मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब दीजिए आप, जो पाकिस्तान जाके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी सहायता कीजिए। पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, आप भी जाकर लड़िए। अखिलेश जी, मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप काफी सवाल पूछ लिए आपके अकाउंटेबिलिटी के। सुधांशु मित्तल साहब, अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार अकाउंटेबल है, आप लोग अकाउंटेबल है, आप क्या कर रहे हैं? चर्चा करते तो भगवान बचाए, कोई जवाब दे ही अगर ये नहीं। अखिलेश जी का स्तर है तो भगवान बचाए। मटरगश्ती का मतलब चैनल नहीं है, गिरावट की भी एक सीमा होती है। होगी आपकी गिरावट की सीमा हो गई अखिलेश जी। सुनिए तो सही, आप ठीक कह रहे हैं, इतने सुनिए तो छोटे सही बड़े बात। आ सकते हैं, नेशनल हेराल्ड में होगी, है क्या? जवाबदेही होगी। आप एक सभ्य आदमी थे, आप इनको आज आप अपनी सभ्यता भूल किस गए। हैसियत से बुलाते हैं? आप एक बीजेपी सभ्यता- के आप अगर सभ्यता आदमी बीजेपी के अपनी अगर भूल गए। मदरलैंड है तब बीजेपी को बुलावेंगे। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें कैसे तो आप सुधांशु सभ्य मित्तल को जी, बुलाना है? आप बीजेपी सभ्यता आप नहीं करेंगे। सभ्यता ये हम बीजेपी जाके के नेता फलाने जाति वालों को अखिलेश सिखाया। जी, आप सभ्यता करने वालों की सभ्यता कुछ नहीं सिखाया। पाएगा दर्शक क्या कहें। सुधांशु जी, आपने अपने पार्टी के अखिलेश नेताओं को जी, सभ्यता शांति। सिखाया, आप चैनल पर बैठे बैठे सभ्यता सिखा रहे हैं। इतनी इंटॉलरेंस है, इतना अब गुंडाई सच और मत इतनी बताने intolerance लगे है। हैं। पता न कौन सा मतलब मत है इनका। यहाँ का इनका मत इनका बताया स्तर करें देखिए। बीजेपी को। आप राहुल आचरण गांधी और से व्यवहार पूछिए का आप। को बताया करें मत। अरे राहुल गांधी से नेता पूछिए ना, बन वो के रोज हमें लेते हैं, स्वागत आरएसएस का करेंगे। नाम लेते हैं वो रोज। बीजेपी का नेता बन आप के राहुल हम गांधी स्वागत से करेंगे। पूछिए, वो रोज बीजेपी लेते का हैं नेता आरएसएस बन का के हम नाम। आप वो आरएसएस बताएं, का नाम आप रोज लेते बताइए हैं। प्रवीण जी, आप बताइए आप इनको किस राहुल हैसियत गांधी से से बुलाते पूछिए, हैं? वो आरएसएस नहीं का नहीं नाम नहीं, रोज नहीं, लेते हैं। अब एक आप मिनट बताइए। चलते चलते कैसे चलते आप एक, बताइए। क्योंकि एक मिनट रुक जाइए प्लीज अखिलेश जी, मैं आपसे मछली रिक्वेस्ट कर बाजार रहा मत हूँ। बनाइए आप, इसको बहस को इस तरह रोकिए, मछली बाजार मत बनाइए, जी, बोलने जी, दीजिए। राजीव जी, जहाँ मेरा देखो आपसे आरएसएस एक मिनट, एक्सपर्ट, एक जहाँ इम्पोर्टेंट देखो सवाल, आरएसएस एक्सपर्ट, एक इम्पोर्टेंट सवाल देखिए फिर आरएसएस। सुधांशु मित्तल साहब, क्या लोकसभा में ऐसे बीजेपी छिछोरे। इसको पुरजोर तरीके से लेकर आने वाली है? बस एक सवाल का जवाब आपसे। भाजपा ने अपनी लोकसभा की जो स्ट्रैटेजी है उसमें अभी इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करा है। और जहां तक इस विजय का सवाल है, अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि साहब ये इनकी जवाबदेही नहीं है, इनसे क्यों बात करें। अरे फिर आप बयान जिनकी जवाबदेही नहीं है उनके बयान पे आप प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? प्रवीण तोगड़िया जी की भी जवाबदेही नहीं है, फिर उनके बयान ठीक पे है, आप ये कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हल्ला आपने मचा उठा रहे हैं? दिया है, ये आप- क्योंकि हाँ, अगर जवाब दे कानून रही है तो हम राम माधव जिन्होंने अखंड भारत की बात की है, उनके मुद्दे पर, उनके बयान पर भी एक बड़ा मुद्दा बना है कि क्या अखंड भारत की जो सोच थी वो होनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, सुधांशु मित्तल मेरे साथ बने रहेंगे, राजीव जी आपका और अवनीजेश जी आपका, राजीव जी भी बने हुए, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए।